बहुत स्वागत। खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और आज जिस खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हर गली मोहल्ले कस्बे गांव शहर हर जगह आपने यही देखा होगा। अखबार जानकारी हासिल करने का जरिया है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल जायके के लिए किया जाए तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। अखबार में परोसा जाने वाला खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। भोपाल में अखबार में खाना परोसने पर, नाश्ता परोसने पर, पोहा परोसने पर, जलेबी परोसने पर, कचौड़ी परोसने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका कारण है वो स्याही। आइए जानते हैं क्यों सेहत के लिए जरूरी है स्याही से सावधानी। अखबार पर खाना पड़ सकता है पछताना। खूब खाओ पकवान, स्याही से सावधान। गर्मा गर्म पकौड़े या फिर जायकेदार पोहा जलेबी दुकानदार ने कई बार अखबार में लपेट कर आपको परोसा होगा और आपने भी इनका लुत्फ उठाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अखबार पर परोसे जाने वाले स्वादिष्ट नाश्ते के साथ एक ऐसी खुराक भी शरीर में जाती है जो बीमार कर सकती है। यह खुराक है स्याही। इसमें होते हैं खतरनाक केमिकल्स जो इंसान के लिए जानलेवा हो सकते हैं। भोपाल में फूड आइटम्स को अखबार पर परोसने से रोक लगा दी गई। इसे लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की थी। इसमें अखबार में खाना लपेटने और परोसने के खतरे बताए गए हैं। FSSAI की एडवाइजरी, अखबार में खाना लपेटना या परोसना खतरनाक, सेहत के लिए नुकसानदेह है। अखबार की स्याही हाइजीनिक फूड को भी बना देता है नुकसानदेह। स्लो पॉइजन की तरह करता है काम। अखबारों की स्याही से हो सकती है बीमारी। स्याही में होते हैं कई बायो एक्टिव मटेरियल। केमिकल के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी खतरा। अखबार में खाने से कैंसर तक का खतरा। बुजुर्ग और बच्चों के लिए ज्यादा खतरा। भोपाल में कलेक्टर ने अखबार पर फूड आइटम्स बेचने पर पाबंदी लगा दी है। अखबार पर खाने का सामान न बेचने का एफिडेविट दुकानदारों को देना होगा। भोपाल कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत नाश्ता पेपर में, अखबार में या मैगजीन के पन्नों पर परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह अखबार में जो स्याही होती है उसके इस्तेमाल से है। मैगजीन के पन्नों पर जो स्याही होती है उसमें यदि कोई नाश्ता, पोहा, जलेबी या समोसा परोसा जाता है तो वो स्याही उससे चिपक जाती है और उसके बाद वो सेहत को बेहद नुकसान करती है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य जो मानक हैं उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये सीधे शरीर के स्वास्थ्य पर असर डालती है, सेहत पर असर डालती है और वो इंक चिपकने से कैंसर जैसे हालात भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए भोपाल में कलेक्टर ने रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी भी यदि ज्यादातर हम दुकानों पर देखें तो इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। बड़ी संख्या में लोग सुबह नाश्ता करने के लिए आते हैं और जो है पेपर के पन्नों पर, अखबार के जो पेपर हैं उस पर जो है नाश्ता दिया जाता है जो लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होता है। लेकिन अब भोपाल में इस तरीके से अखबारों में नाश्ता परोसे जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। स्याही की जगह कागज पर है, पेट में नहीं। अखबार जानकारी हासिल करने के लिए होते हैं, जायके के लिए नहीं। भोपाल में प्रशासन ने अखबार पर खाना परोसने पर रोक लगा दी है, लेकिन सख्ती के साथ ही समझदारी भी जरूरी है। पसंदीदा फूड आइटम का लुत्फ बिना स्याही के ही उठाएं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। तो एक बहुत छोटी सी चीज जिस पर शायद ही कभी कोई ध्यान देता हो। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र कुमार दुबे साहब खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा विनीता मेवाड़ा, आप डाइटिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोशिश ये होगी कि हम डॉक्टर्स से भी इस मसले पर चर्चा करें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक शब्द आया डाइटिशियन। कस्बाई इलाकों में, बड़े शहरों में तो आप जानते हैं, कस्बाई इलाकों में डाइटिशियन शब्द बड़े हैरत के तौर पर देखा जाता है। पर अगर आप डाइटिशियन की डाइट, मतलब जो आपको बताते हैं कितना क्या खाना है, अगर आप उसे फॉलो करें तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे जिन पर यह जिम्मेदारी है। देवेंद्र कुमार दुबे साहब, दुबे साहब, एक बड़ा सवाल ये कि प्रतिबंध लगा दिया गया, भोपाल में कहा गया कि साहब इस पर आप इस पे नाश्ता या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर इसको मॉनिटर करेंगे कैसे दुबे साहब?
देखिए, मॉनिटर करने के लिए व्यवस्था है। इसको अगर हम अभियान के रूप में लेते हैं तो डिफरेंट एजेंसीज हैं जिनसे हमें इसमें हेल्प मिलने वाली है। नगर निगम का एक बड़ा अमला है, उसके हेल्प से हम सबसे पहले तो अपना मैसेज स्प्रेड करेंगे। कुछ पंपलेट्स हैं जो ये देखते हैं कि एक टारगेट एरियाज हैं हमारे पास कि हम किन किन जगहों पर अपने मैसेज के से रिलेटेड जो पैम्पलेट्स हैं वो लगाएंगे। साथ में हम उन लोगों से जैसे आपके न्यूज़ में ही बताया गया है कि हम एफिडेविट लेने वाले हैं। एफिडेविट लेने से सामने एक तो जो बेच रहा है उसको एक अवेयरनेस आती है, साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी भी आती है। हम इसके दो पक्ष हैं। देखें, सबसे पहले तो हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो पंचलाइन है वो है न्यूज़पेपर में दे खाना तो बोले नाना। सबसे पहले तो जनता को ही इस बात की तैयारी रखनी चाहिए, अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि हजार्डियस चीज़ है, अस्वास्थ्यकर है। हम कंटिन्यूअसली हम ऐसे पोहा खा रहे हैं, हमें टेस्टी लग रहा है, लेकिन साथ में जो इंक जो ले रहे हैं वो अनहेल्दी है। तो सबसे पहले तो लोग खुद इस बात को समझें और उसको ये एक्सेप्ट करने से मना करें। दूसरा, हम जो वेंडर हैं, जो बेचने वाले हैं, उनको समझाने का, उनसे डॉक्यूमेंटेशन कराने का ये पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे। और चूंकि नगर निगम का अमला काफ़ी बड़ा होता है और उनका पेनिट्रेशन तकरीबन सभी जगहों पे है, तो ये कार्यक्रम है और हम लगता है करीब 1 महीने के अंदर ही हम सफलता जिसको हम कह सकते हैं, जो भी पैरामीटर हम उसको बनाएंगे, हम इसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी अच्छी बात जो दुबे साहब ने कही है, न्यूज़पेपर में दे खाना तो कहें ना ना ना। ये बहुत अच्छी टैगलाइन है और इस टैगलाइन को सिर्फ आपको फॉलो करना है। और दो बातें जो हैं कि सिर्फ हम दुबे साहब या विनीता मेवाड़ा या डॉक्टर राकेश मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सिर्फ इन पर तो जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते कि ये आए और आपसे कहें कि अखबार पे मत खाओ, इस पे मत खाओ। सारी चीजें इन तीनों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। विनीता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक कंसेप्ट ये कि अखबार जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। खाना ले जाने से लेकर खाना खाने तक में अखबार का इस्तेमाल, फॉइल का अगर हम इस्तेमाल करें, ज्यादा गर्म फॉइल का इस्तेमाल करें, वो भी नुकसानदेह है। तो क्या अब एक कपड़ा एक विकल्प बचता है, अच्छा विकल्प वो बच सकता है? एक बात। दूसरी बात, इससे जुड़ी कोई और ताकीद जो आप हमारे दर्शकों के लिए देना चाहें, विनीता जी। जैसे कि आपने स्टार्टिंग की जो रिपोर्ट बताई थी उसमें कहा कि फसाई ने ये स्टेटमेंट लास्ट ईयर ही निकाल दिया था कि अगर इंक पेपर हम यूज करेंगे तो उससे हमारे स्वास्थ्य को काफी नुकसान रहेगा। इससे होने वाले नुकसान को हम जाने कि जब पेपर की छपाई होती है उसमें कई प्रकार के डाइज, कई प्रकार का अल्कोहल, प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब ये अल्कोहल और ये इस प्रकार के प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स हम डेली बेसिस पर पेपर में खाने से हमारे शरीर के अंदर लेकर जाते हैं, तो इसका स्लो इफेक्ट तो सबसे पहले ये है कि धीरे धीरे आपका स्टमक जो है वो अपसेट रहेगा, यानी आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर हम ज्यादा डेंजरस साइन की तरफ जाएंगे तो ये पॉइजन में भी क्रिएट हो सकता है, यानी कि आपको फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर आप ये पेपर में खाना परोस रहे हैं, जैसे गृहिणी भी अक्सर ये करती है कि रोटी के नीचे रखने के लिए वो पेपर का इस्तेमाल करती हैं। वेंडर्स की यदि हम बात करें तो कई प्रकार के मतलब कई वेंडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर पे ही आपको समोसा, कचौरी और बाकी के जो फूड आइटम्स है वो सर्व करते हैं। अगर यही चीज आप कंटिन्यूअस बेसिस पे खाते रहेंगे तो ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, यानी इससे कैंसर होने के भी चांसेस है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि पेपर में खाने को, जैसा कि सर ने बताया, कि उस टैगलाइन को आप फॉलो करें और पेपर को इस्तेमाल करना बंद करें। दूसरा चीज आपने कहा कि विकल्प क्या हो सकता है। विकल्प का सबसे अच्छा तरीका है जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है उसको इस्तेमाल करें। और वेंडर्स जो हैं, जो खाने को सर्व करना चाहते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में, उसका इस्तेमाल करें। इससे दो फायदे रहेंगे, एक तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा और जो पेपर से जो गंदगी होती है उससे भी हम बचेंगे, और गंदगी से होने वाली जो समस्या जैसे कि मच्छरों की समस्याएं हैं उससे भी आप बचेंगे। तो विकल्प के तौर पे इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विकल्प के तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़े का जिक्र विनीता जी ने किया है। याद करिए अम्मा कैसे पोटली में खाना
प्याज रोटी बांध कर दिया करती थी, आखिर वहीं जाना पड़ रहा है। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अखबार पर खाना कितना नुकसानदेह है, और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये स्लो पॉइजन है, तो लोग रिस्क लेते रहते हैं और जब तक उन्हें पता चलता है तब तक देर बहुत हो जाती है। सर, अखबार या न्यूज़पेपर में जो वेंडर्स या हॉकर्स खाना देते हैं, इसके हम जो त्वरित यानी इमीडिएट नुकसान या जो नुकसान है उसमें इम्पॉर्टेंट, जैसा फूड पॉइजनिंग, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं होते, फूड पॉइजनिंग हो सकती है पेशेंट को इमीडिएटली। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हम रेगुलरली देखते हैं ऐसे कई सारे पेशेंट्स, बच्चे और बड़े, न्यूज़पेपर्स में जो इधर उधर फास्ट फूड खाते हैं, तो त्वरित जो नुकसान है वो फूड पॉइजनिंग है। और लंबे समय में, जैसे कि बाकी वक्ताओं ने बताया कि इसमें न्यूज़पेपर में डाइज होती हैं, केमिकल्स होते हैं, इंक्स होती हैं और अल्कोहल होता है, जिससे लंबा जो दुष्परिणाम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैंसर। बहुत ये प्रूफ कर पाना शायद मुश्किल होगा जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी में रच बस गया है। भेलपूरी है या चना जोर गरम है या जो भी है, वो फास्ट फूड टाइप का जो रहता है, ये न्यूज़पेपर्स में देते हैं। तो इस पर शोध भी हुए हैं, और ब्लैडर कैंसर यानी जो पेशाब की थैली का कैंसर डायरेक्टली रिलेटेड है इंक या इस तरह की जो हमारे शरीर में प्रदूषण जाता है उससे। तो ये बहुत ही खतरनाक है, और अच्छी बात यह कि अवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जोड़ना चाहूँगा बाकी जो ऑप्शंस मैडम ने बताए, पत्तल या दोने, छोटे वाले दोने अगर हम उपयोग करना शुरू करें तो वो बायोडिग्रेडेबल भी हैं और इको फ्रेंडली भी हैं, प्लस ये गरीब लोगों को रोजगार भी देते हैं। जैसे अब आजकल लोग कुल्हड़ भी यूज कर रहे हैं चाय के लिए। हाँ, जी। चलिए, थोड़ा सा एक और अहम खबर का हमें रुख करना हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, विनीता जी ने बताया या दुबे साहब ने बताया, हम फिर वहीं पर पहुंच रहे हैं। पत्तल और दोने का वो जो युग था, उससे बेहतर हाइजीन कोई नहीं। अब हम दरअसल चीतों की बात करेंगे। 70 साल पुराना मसला। चीतों की स्थिति यह हो गई कि आखिरी चीता 1950 के आसपास छत्तीसगढ़ में देखा गया। पूरे देश में चीता नहीं, और यह कहा गया कि अगर कोई चीता दिखा देगा तो मेरा ख्याल है 5 या 10 लाख रुपए का इनाम भी उस दौर में रखा गया। यह वहां से शुरू होती है कहानी, 1910 से शुरू होती है। टाइगर स्टेट एमपी में अब चीते नजर आएंगे। पीएम मोदी कूनो नेशनल पार्क में चीतों की शिफ्टिंग के समय मौजूद रहेंगे। कितनी बड़ी है यह उपलब्धि, जान लीजिए। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में अब चीतों की दहाड़ गूंजेगी। सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार देश में चीते आ रहे हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर एमपी के दौरे पर रहेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री कूनो पालपुर में आने वाले अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। टाइगर स्टेट एमपी अब चीतों का भी घर बनेगा। एमपी के साथ ही देश के लिए ये एक बड़ा मौका है। अफ्रीका से 16 चीते पहुंचेंगे भारत। कूनो नेशनल पार्क बनेगा चीतों का घर। 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में है कूनो नेशनल पार्क। दुनिया में है करीब 7,000 चीते। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में है आधे से ज्यादा चीते। भारत में पहले भी हुई है चीतों को लाने की कोशिश। 1970 के दशक में ईरान से चीते लाने की थी कोशिश। ईरान में सत्ता बदलते ही कोशिशों पर फिरा पानी। नामीबिया से 2009 में चीते लाने की पहल हुई। 2010 में भी चीते लाने की कोशिश हुई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीते लाने की इजाजत दी। देश में इतनी कोशिशों के बाद चीते लाए जा रहे हैं, यह खुशी की बात है। लेकिन चीतों को भारत में बसाना एक बड़ी चुनौती भी है। शेर तेंदुओं के साथ साथ शिकारियों से चीतों की टक्कर है। भारत में चीतों को बसाने में है कई चुनौतियां। तेंदुआ है एक बड़ी चुनौती। चीतों के बच्चों को मार सकते हैं तेंदुए।
शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली कुत्तों का भी करना पड़ेगा सामना। कूनों में भालू, लकड़बग्घे और भेड़ियों से भी हो सकती है भिड़ंत। शिकार भी है एक बड़ी समस्या। हमारा जो कुनों पालपुर में चीता जो लेके आ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से होगा और उसी समय हमने एक कार्यक्रम और आग्रह किया कि चिंता का भी कार्यक्रम तो एक महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों का सम्मेलन अपना श्योपुर जिले में ही करान मैदान बहुत बड़ा है तो वहाँ होगा तो मध्य प्रदेश के लिए आनंद का विषय प्रधानमंत्री को देश के लिए कितना बड़ा मौका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एमपी में चीतों की शिफ्टिंग के लिए खुद पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। एमपी के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंजीनियरिंग खत्म की, एक नौकरी मिली, लेकिन उस नौकरी को छोड़कर जगदलपुर में एक व्यक्ति ने खोल ली चाय की दुकान। आखिर क्यों यह फैसला लिया, देखिए। करें वही जो मन को भाए, मगर उससे पहले एक कप चाय। दुकान पर लिखा ये संदेश सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं है, खुद दुकानदार ने इसे अपने जीवन में उतारा है। अगर ऐसा ना होता तो एक इंजीनियर चाय वाला ना बना होता। आखिर शौक बड़ी चीज होती है भाई, और इसी शौक के लिए जगदलपुर के प्रयास नाग इंजीनियर की नौकरी छोड़कर चाय वाला बन गए। इस दौर में जब युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, प्रयास ने नौकरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने का फैसला क्यों किया, आइए उन्हीं से जानते हैं। वजह यही थी कि मुझे जॉब करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था और मुझे अपना काम करने में मुझे फूड बिज़नेस में शुरू से ही दिलचस्पी रही थी। कॉलेज के दिनों में भी मेरा स्टार्टअप था अपना खुद का, जिसमें मैं लोगों को टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करता था। तभी से मेरी जो दिलचस्पी है वो फूड बिज़नेस की तरफ में रही। इस वजह से मैं 2 साल में मैंने काम किया और काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये वो काम नहीं है जो मेरे को हमेशा लाइफ टाइम तक करना है, और मेरी जो दिलचस्पी है, पर्सनल जो रुचि है मेरी, वो फूड की तरफ ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने अपने जॉब छोड़ी एक समय के बाद में। उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया। नौकरी छोड़ चाय की दुकान खोलना बड़ा फैसला था, लेकिन प्रयास को इसमें इंटरेस्ट था और उन्होंने ये फैसला लिया। प्रयास का कहना था कि जगदलपुर से काफी प्यार मिल रहा है, लोगों को चाय पिलाकर उनसे बात कर प्रयास को खुशी मिलती है। बेटा नौकरी छोड़ चाय की दुकान खोले, किसी भी पेरेंट के लिए इसकी इजाजत देना मुश्किल है। प्रयास के पेरेंट के मन में भी सवाल थे, लेकिन इनके डेडिकेशन को देखकर उन्होंने हामी भर दी। जगदलपुर जो है ना वो अपने लोगों को बहुत प्यार देता है, तो मुझे ऐसा लगा चाय ये खोलने के बाद में कि जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा मिला। मुझे यहाँ पे चाय के लिए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। और जहाँ तक अच्छा लगने की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को चाय पिलाता हूँ और उसको खुशी मिलती है मेरी चाय पी के। और जब वो मुझसे बात करता है, वो मेरे थे कि जॉब क्यों छोड़ रहे हो और इस तरह से चाय बेचना, वो शुरुआत में रहता है। एक्चुअली दरअसल ये है कि जब तक आप ना, माँ बाप का ये है कि आप जब तक उनको प्रोटोटाइप नहीं देते हो ना कि हाँ ये जो है ये काम जो है ना वो आप कर सकते हैं, तो तब तक वो थोड़ा सा करते हैं। बट उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में उनको बताया कि नहीं मैं अभी चाय दुकान खोलने वाला हूँ, जॉब छोड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये किए। लेकिन फाइनली जब मैंने उनको बताया कि नहीं मेरा ये प्लान है, मेरा ये इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है आप करो। और उन्हें पता था कि मैं जो भी करूँगा जीवन में अच्छा करूँगा, और इसी वजह से मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। प्रयास की दुकान पर चाय के साथ साथ बस्तरिया स्वाद का भी इंतजाम है। ये चाय के साथ पारंपरिक जायका भी परोसते हैं। मकसद है कि लोग अपनी परंपरा भी जानें और खान पान के जरिए अपनी परंपरा को भी पहचानें।
मुझे लगता है कि इंसान को अपने जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। मैं चूँकि बस्तर में ही पैदा हुआ, यहीं की ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ मैं, तो जो बचपन से खाया, जो व्यंजन मैंने खाए, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जो बोबो है, हम लोग बचपन से कभी दियारी हो गया या नया खानी हो गया, हम लोग हमेशा वो खाते रहे और बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं चाय के साथ साथ मैं वो भी सर्व करता हूँ। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर चाय की दुकान खोलना ये एक साहस का फैसला है, लेकिन शौक और संतुष्टि के लिए प्रयास ने यह फैसला किया। प्रयास का ये प्रयास काबिल तारीफ है। प्रकाश कुमार, न्यूज़ 18, जगदलपुर। सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की बात कही। कभी अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित करने वाले टीम इंडिया के पिंच हिटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इससे पहले रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 15 अगस्त 2020 को लिया था। इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान किया था। मतलब यह है कि अब रैना क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, यानी वे घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। रैना ने ट्वीट में लिखा है कि देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ट्वीट में उन्होंने बीसीसीआई, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग का शुक्रिया भी अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास के बाद रैना आईपीएल और विदेशी लीग्स में खेल रहे थे, लेकिन 2022 के आईपीएल में उन्हें चेन्नई समेत किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया था। हालांकि माना जा रहा था कि 2022 आईपीएल में रैना की वापसी हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। रैना ने 2021 का सीजन बीच में छोड़ा था। इसी सीजन में उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच भी खेला था। आइए एक नजर रैना के इंटरनेशनल करियर पर। 18 टेस्ट मैचों में रैना ने एक शतक की बदौलत 786 रन बनाए। 226 वनडे मैचों में 5 शतक लगाए और 5615 रन बनाए। रैना ने 78 टी20 इंटरनेशनल में 1605 रन बनाए। रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन रैना के चाहने वालों के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। सुरेश रैना अब विदेशी लीग में भी खेलते नजर आ सकते हैं। उन्होंने यूपी क्रिकेट संघ से एनओसी ले ली है। साथ ही बताया जा रहा है कि सुरेश रैना इसी साल होने वाली रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भी खेलते नजर आ सकते हैं।